चलिए, लास्ट संडे की क्लास में हमने क्या क्या पॉइंट किया था। हमने हैलोजन निकाल लिए थे, है ना। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन और परसेंटेज ऑफ आयोडीन, इन तीनों के फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। क्या क्या था फॉर्मूला तीनों का? ऊपर था 35.5 क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन के केस में वो हो गया था 80 और आयोडीन के केस में हो गया था वो 127 इनटू मास ऑफ AgCl, AgBr या AgI, एक्स लिए थे जिसको, डिवाइडेड बाय, हाँ अगर आप क्लोरीन लोगे तो कितना था मास? 80 प्लस 35.5 ना, यही तो कर रहे थे। 80 नहीं, सॉरी, Ag ना 108, सॉरी, तो 143.5 या फिर 108 प्लस 188 या फिर 108 प्लस 127, कितना था ये? 235 into W into 100. These were the three formulas for halogen. ठीक है, बस ये जो मैंने स्लैश स्लैश करके लिखा है वो किसके लिए है? क्लोरीन स्लैश ब्रोमीन स्लैश आई। ठीक है, फिर था हमारा अगला फास्फोरस के लिए किया था हमने कि सल्फर, सल्फर था अगला। सल्फर का परसेंटेज निकालने के लिए अपन ने क्या किया था? BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनाए थे, प्रेसिपिटेट को छाने थे, धोए थे, सुखाए थे और फिर वे किए थे, और वही प्रेसिपिटेट का मास कितना आया था? X। उसमें बेरियम कितना था, सॉरी सल्फर कितना था? 32, और मास कितना था? 233 इंटू W इंटू, दिस वाज द परसेंटेज ऑफ सल्फर। एंड लास्ट हमने किया था परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, उसको अपन निकाले थे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के प्रेसिपिटेट से। अगेन वही प्रेसिपिटेट को धोए थे, छाने थे, धोए थे, सुखाए थे और वजन किए थे, और उसका मास कितना आ गया था? X, जिसमें फॉस्फोरस का मास कितना था? 31, और उस कंपाउंड का मास कितना था? 1877 इंटू W इंटू 100। तो ये हो गया था परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, कुछ भी नहीं किए थे। चलो, तो नेक्स्ट टाइम डालेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पहले करेंगे डिटेक्शन, देन एस्टिमेशन। नाइट्रोजन पहला है इसका डिटेक्शन। आप डिटेक्ट कैसे करोगे कि नाइट्रोजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं? आइदर कुछ कलर चेंज से हम करते हैं या प्रेसिपिटेट डिटेक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन का डिटेक्शन। चलिए, इसके लिए भी वही लेस्लांगेस टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे नीचे हाँ, द लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट, द लेस्लांगेस स्पेलिंग क्या थी? LASSAIGNE'. द लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट, the Leslanges extract consists of या will consist of लिखना, will consist of NaCN if the organic compound contains nitrogen, if the organic compound contains nitrogen। देखो, हमने हाइड्रोजन के लिए भी लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट यूज किया था, हाँ, और सल्फर के लिए भी हमने लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट यूज किया था। ध्यान देंगे, लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट बना कैसे रहे थे, जिसका एक और नाम क्या था? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्यों सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नाम दिए थे? क्योंकि हम इसको सोडियम के साथ फ्यूज करके बनाते हैं। हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पिंच लेते हैं, एक चुटकी, और सोडियम के साथ उसको क्या कर देते हैं? मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद छान देते हैं,
छानने के बाद जो नीचे लिक्विड आया है उसी को लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन होगा तो लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट में NaCl या NaBr या NaI बनेगा। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा तो लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट में Na2S बनेगा, सल्फर कंपाउंड से आया है, सोडियम तो आपके लेस्लैंगेज के पास है ही। और अगर आपके पास नाइट्रोजन है कंपाउंड में तो बनेगा NaCN, वही अभी अपन ने लिखा है, यहाँ पे कंपाउंड में NaCN होगा। अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट में NaCN होगा, क्योंकि सोडियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे, कार्बन तो है ही, तो NaCN बनेगा। ठीक है, अब टेस्ट कैसे करेंगे ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। ऑन हीटिंग द Lestlange's extract, on heating the Lestlange's extract with ferrous sulfate solution, comma, sodium ferrocyanide that is sodium hexa, सोडियम के स्पेस देखिए, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, सोडियम स्पेस देखिए, एक ही वर्ड है अगला, हेक्सासाइनो, CYANO, साइन, फेरेट, FERRATE, सोडियम हेक्सा साइनो फेरेट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये भी, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। हाँ क्या लिखे, तो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट is formed and at the same time some ferrous ions are oxidized to ferric ions, full stop, last line. This ferric ions react with sodium hexacyanoferrate, जो ऊपर लिखे हैं अभी, react with sodium hexacyanoferrate, सब है बता रहा हूं, अभी नाम तो लिख ले, with sodium hexacyanoferrate to produce iron, फिर स्पेस देख के, हेक्सासाइनोफेरेट, to produce iron hexacyanoferrate, which is Prussian blue in color, Prussian blue, PRUSSIAN, Prussian blue, ये ब्लू का शेड होगा कुछ, Prussian blue, which is Prussian blue in color, मतलब ये ब्लू कलरेशन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है। ठीक है, रिएक्शंस क्या हो रहे हैं ध्यान से लिखना एक बार नीचे। ये NaCN है, इसमें क्या ऐड किया, शुरू से पढ़िए क्या क्या लिखा अपन ने, ऑन हीटिंग द एक्सट्रैक्ट विथ फेरस सल्फेट, तो ये एक्सट्रैक्ट के अंदर ये होगा NaCN प्लस किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, FeSO4 के साथ, तो क्या बना, देखो क्या लिखा अपन ने, सोडियम फेरोसाइनाइड, तो वो आपका ये बनेगा, देखो इन दोनों के बीच में डबल डिस्क्रिप्शन रिएक्शन होगा, Na2SO4 एंड FeSO4,
FeCN2, ये बनेगा पहला रिएक्शन। इतना लिखो पहले जल्दी से, ये फर्स्ट रिएक्शन है। अभी इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं हो जो हेक्सासाइनोफेरेट बोल रहे हैं ना, अभी नहीं है इसमें, अब अगले 2 स्टेप में आएगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या है ना, ये जो आपका FeCN2 बना है, NaCN तो और भी होगा, तो ये FeCN2 उसके और NaCN के साथ रिएक्ट करके बना लेता है सोडियम, क्या लिखा अपने नाम, सोडियम हेक्सासाइनो, हेक्सा मतलब 6 होता है ना, और साइनो मतलब साइनाइड CN, तो हेक्सा यानी कि 6 साइनाइड है फेरेट, ये इसका फॉर्मूला है, सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट। एक्चुअली देखो इसका भी नॉमेनक्लेचर होता है, हम 12th में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपन नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जहां पे आपको ऐसे ब्रैकेट दिखेगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट, समझ जाना दे आर व्हाट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, ये बन गया हमारा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। फिर क्या लिखा आपने अगले लाइन, कि इसी के साथ फेरस भी फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिखा अपन ने। फेरस क्या होता है, Fe2+, और फेरिक क्या होता है, तो ये Fe3+ इस सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट को आयरन सोडियम सॉरी आयरन हेक्सासाइनोफेरेट बना देंगे, रिप्लेस होगा। मतलब आप ये देखो, ये इसी को वापस नीचे ले आएंगे, Na4 FeCN का 6 प्लस फेरिक आयन, फेरस से फेरिक हो चुका है ना, यही फेरिक हमारे सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट करने वाला है, जो कि क्या बना है, आयरन, यानी कि Fe4 FeCN6 का थ्राइस, दिस इज आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। देखो एक जगह अपन ने Fe को आयरन बोला है और दूसरी जगह फेरेट बोल रहे हैं, यानी दूसरी जगह उसका लैटिन नेम यूज कर रहे हैं। फेरस होता है, फेरम होता है ना आयरन का लैटिन नेम, आयरन का Fe सिंबल भी तो उसके लैटिन नेम से ही आया है, फेरम, सुन रहे हैं क्या। तो एक तरफ अपन ने आयरन बोला शुरू वाले को, और बाद वाले Fe को अपन फेरेट बोल रहे हैं, क्योंकि ये रूल होते हैं उसके नाम नेमिंग के। ठीक है, तो यही आपका प्रूशियन ब्लू कलर का है, प्रूशियन ब्लू कलर। तो ये हो गया डिटेक्शन, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यही तो डिटेक्शन होता है, कि हमने डिटेक्ट कर लिया कलर चेंज से या प्रेसिपिटेट से कि हमारा कंपाउंड में ये पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है। अब याद है जैसे हमने क्लोरीन के लिए क्या किया था, AgCl का व्हाइट कलर का पीपीटी आ रहा था, ब्रोमीन के लिए येलो आ रहा था, आयोडीन के लिए पेल येलो आ रहा था, फिर ऐसे लेड के लिए किए थे, सॉरी सल्फर के लिए किए थे तो ब्लैक पीपीटी आ रहा था PBS का, या फिर बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आ रहा था, और फॉस्फोमोलिब्डेट में क्या किए थे, वहां भी हाँ वायलेट पीपीटी आ रहा था। तो ऐसे करके अपन ने पीपीटी या कलर चेंज से हम डिटेक्ट करते कि वेदर हमारे कंपाउंड में ये पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके एस्टिमेशन में आते हैं। नेक्स्ट पी हेडिंग डालना, एस्टिमेशन। डिटेक्शन तो हमने कर लिया, नाइट्रोजन का डिटेक्शन यूजिंग लेस्लांगेस टेस्ट, और लेस्लांगेस टेस्ट करने के लिए लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। और लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, फ्रेशली कट सोडियम को हमारे पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हीट कर दो, मेल्ट कर दो, छान दो, एक्सट्रैक्ट जो मिलेगा वही हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होगा, या उसी का एक और नाम क्या है, लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, हाँ सल्फर वाले में Na2S था वो, और हैलोजन वाले में NaX था वो। ठीक है, चलिए इसके आता है डिटेक्शन एस्टिमेशन में। इसका एस्टिमेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा टिपिकल है इसका एस्टिमेशन, बाकियों का एस्टिमेशन इजी था, बट नाइट्रोजन का एस्टिमेशन थोड़ा टफ है, और ये एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन हमारे एस्टिमेशन वाले पार्ट नाइट्रोजन से ही स्पेशली। ठीक है, 4-5 नंबर का। ठीक है, लिखेंगे नीचे, द टू मोस्ट कॉमन मेथड्स, द टू मोस्ट कॉमन मेथड्स, द टू मोस्ट कॉमन मेथड्स, the two most common methods
for estimation of nitrogen R, for estimation of nitrogen R, first लिखना Dumas method, Dumas method, DUMAS, Dumas method, एंड सेकेंड लिखेगा DUMAS हो गया ना, डूमास मेथड. सेकेंड जेल्डाल्स मेथड. जेल्डाल की स्पेलिंग के से चालू करना, के साइलेंट है, JELDAHL, जेल्डाल्स मेथड. और पहला था हमारा डूमास मेथड. ठीक है, दोनों में से किसी एक से एस्टिमेशन का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में. बाकी सारे तो एस्टिमेशन में सीधा एग्जाम फॉर्मूला था ना, पर इसमें एक्सप्लेन भी करने बोलता कि डूमास मेथड एक्सप्लेन करो और फिर फॉर्मूला डिराइव करो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, या फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा. ठीक है, चलो डूमास पहला मेथड करेंगे. डूमास मेथड लिखे, डूमास मेथड, डूमास मेथड. ठीक है, लिखिए इसमें a known mass of organic substance, a known mass of organic substance, a known mass of organic substance is heated with a known mass of organic substance is heated with excess of copper 2 oxide, is heated with excess of copper 2 oxide, excess of copper 2 oxide, CuO, है ना, excess of copper 2 oxide, CuO, in an atmosphere of carbon dioxide, in an atmosphere of carbon dioxide, full stop. Carbon, comma hydrogen and sulfur, carbon, comma hydrogen or sulfur, if present, are oxidized to, if present, are oxidized to, if present, are oxidized to CO2, comma H2O and CO2. Carbon, hydrogen and sulfur, if present, are oxidized to CO2, H2O and SO2. मतलब अगर आपके कंपाउंड में कार्बन है तो वो पूरा का पूरा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हाइड्रोजन है, हो गई ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे, तो वो हाइड्रोजन भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, फुल स्टॉप. वाइल, या कॉमा देख लेगा, कॉमा, वाइल नाइट्रोजन गैस इज सेट फ्री. अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन गैस इज सेट फ्री. वाइल नाइट्रोजन गैस इज सेट फ्री, full stop. Any oxide of nitrogen, any oxide of nitrogen, any oxide of nitrogen, any oxide of nitrogen, देखिए बर्न तो नाइट्रोजन भी हो रहा है ना, तो हो सकता है उसके भी कुछ ऑक्साइड्स बन जाए. Any oxide of nitrogen that may be formed, that may be formed, that may be formed, is reduced back, is reduced back to free nitrogen, to free nitrogen by passing over, by passing over hot reduced copper gas, by passing over hot reduced copper gas. कॉपर गेज मतलब ऐसे कॉपर की जाली होगी. ये सब आपके रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स. कॉपर एक अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है.
है ना, वो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन रहे होंगे तो उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को तो बोलते हैं रिडक्शन। तो हमारे ये जो सेटअप है ना, इतना सेटअप देखो, इतने इसके बारे में आपने लिख भी लिया है, ध्यान देंगे इधर सभी। क्या लिया आपने? एक हीटिंग ट्यूब लिया, अपन नीचे से इसको हीट कर रहे होंगे प्योर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक CO2 के प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पे आपका कॉपर गेज है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेस है, वहीं वो बर्न हो रहा है। जितना भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। और जितना भी नाइट्रोजन है या तो वो फ्री रहेगा, और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बने तो ये वाला कॉपर गेज, लास्ट वाला कॉपर गेज, इनको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से मतलब आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना। The nitrogen thus formed is collected over. The nitrogen thus formed is collected over. The nitrogen thus formed is collected over. Is collected over concentrated KOH. Concentrated यानी कि उसमें KOH ज्यादा होगा ना, पानी कम होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो कंसंट्रेटेड KOH which absorbs all other gases, which absorbs all other gases, that is CO2, H2O vapors, SO2, etc. The concentrated KOH solution which absorbs all other gases, that is CO2, H2O vapors, SO2, etc. Full stop. The volume of nitrogen collected, the volume of nitrogen collected, the volume of nitrogen collected is thus noted, is thus noted, is thus noted, and from this the percentage of nitrogen, and from this the percentage of nitrogen, and from this the percentage of nitrogen can be calculated, can be calculated. Sorry. Can be calculated. ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए, इसका सेटअप इंपॉर्टेंट है ना। ये आपकी डूमास मेथड का सेटअप है ना।
हो गया। चिप्स नाइट्रोमीटर, वो बताएगा ऊपर कितना नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ है, एमएल में हमें दिख जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड। पर ये भी वॉल्यूम निकला ना, हमें तो मास चाहिए, तो इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे और फिर परसेंटेज निकालेंगे। इनिशियली क्या करेंगे, ध्यान देना इधर। इनिशियली ना इसका केओएच और इसके केओएच को ना सेम लेवल पर लेके आएंगे। मतलब आप इस, जो ये आपका लगा ना बॉल जैसा जो दिख रहा है आपको एक ग्लास, इसमें जो केओएच है ना उसको इसके लेवल तक लेके आएंगे। पर जब नाइट्रोजन यहां से आएगा ऊपर, तो बाकी दोनों गैसेस तो डिसॉल्व हो जाएंगी, मतलब KOH H2O SO2। बट नाइट्रोजन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन ऊपर जाके कलेक्ट होगा। तो ऊपर जाएगा तो नाइट्रोजन को भी तो जगह चाहिए ना रहने के लिए। तो उस समय क्या होगा, KOH नीचे जाएगा और कुछ KOH फिर इसके ऊपर चला जाएगा। समझ रहे, ये क्यों अलग से रखा है कि ताकि जो भी अगर एक्स्ट्रा KOH होगा वो उसमें चला जाए। रिजर्वायर, इसको क्या बोलते हैं अपन, डैम जैसा है, मतलब वो KOH को स्टोर करेगा। क्योंकि यहां से KOH वहां जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, क्योंकि नाइट्रोजन को स्पेस चाहिए, तो नाइट्रोजन ऊपर जगह लेगा तो ऑटोमेटिकली इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। KOH नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो यहां से वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम मिल जाएगा कि कितना नाइट्रोजन गैस आपके, देखो जिससे बना होगा वो आपके कंपाउंड से ही बना होगा ना। पूरा कंपाउंड तो अपन ने जला दिया, आपको मैंने कंपाउंड दिया था ना कि इस कंपाउंड में बताओ नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो आपने उसी कंपाउंड को तो जलाया। तो जो भी नाइट्रोजन आया वो उस कंपाउंड से ही आया होगा, और तो हमारे पास कोई मटेरियल नाइट्रोजन वाला है नहीं जहां से नाइट्रोजन आ सके। तो जितना भी नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ है यहाँ पर, वो कहां से आया है, आपके कंपाउंड से, बट वो वॉल्यूम के टर्म्स में है। और आपको तो मैंने मास दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का W ग्राम, यही तो दिया रहता ना हमको। आपको पुड़िया दूंगा, आप पुड़िया से मास निकालोगे कि भैया मेरे को मिला है 0.5 ग्राम कंपाउंड। अब 0.5 ग्राम कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना ग्राम है, अगर ये पता चल जाए तो दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। बट अभी हमें वॉल्यूम मिला है, सुन रहे हैं क्या। तो इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़े, ज्यादा क्लियर है सबको कि हमें इस मेथड्स के बाद, इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के बाद हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन तो मिल गया है, बट हमारा एम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालना नहीं है, हमको चाहिए नाइट्रोजन का मास। एम आई क्लियर। अब नाइट्रोजन का मास कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यूज करने वाले हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम और मास आ गया मतलब मोल कंसेप्ट आएगा। हाँ 22.4, बट वो कब होता है, STP पे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नाइट्रोजन के कोई भी प्रेशर पे हम नाइट्रोजन का 22.4 लीटर कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल, या उसका मोलर मास इतना होता है। ध्यान सुनना मुझे कि मोल कंसेप्ट में अपन मोलर वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे सभी। अगर नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं अपन, तो अगर कंडीशन एसटीपी है, एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज 273 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या 180, हाँ मतलब mmHg में जा रहा हूं, 760 mmHg। ये दोनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होते हैं। अगर इस टेम्परेचर प्रेशर पे आप किसी भी गैस का 1 मोल लेते हो, किसी भी गैस का, नॉट जस्ट नाइट्रोजन, किसी भी गैस का 1 मोल लेते हो, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है। वॉल्यूम बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा हूं।
ठीक है, एम आई क्लियर? और उसके पास अब बोल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं उस गैस के, और उसका मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। एग्जांपल समझना, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इफ ऑक्सीजन इज टेकन एट एसटीपी, तो ऑक्सीजन का एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, उसके पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और मोलर मास 32 ग्राम होगा। कहां से आया 32? 16 इंटू 2 32 AMU, उसी को ग्राम में लिख दोगे तो मोलर मास बन जाता है। क्लियर है? ये अपन चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट। सेम चीज नाइट्रोजन के लिए भी कर सकते हैं अपन, कि नाइट्रोजन का भी एक मोल का वॉल्यूम इतना होगा और उसका मास 28 ग्राम होगा। बट ये सारी चीजें एसटीपी पे ही ट्रू है। कोई और टेम्परेचर प्रेशर लोगे तो आप 22.4 नहीं बोल सकते। एम आई क्लियर? तो अभी जो आया है ये तो रूम टेम्परेचर पे करोगे ना, डूमास मेथड। इसको 0 डिग्री में कैसे जाके करोगे? सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अभी जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, ये 0 डिग्री पे कैसे कर पाओगे? 0 डिग्री में तो चीजें जम जाएंगी। आप केओएच को भी लोगे तो केओएच भी जम जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट तो 0 डिग्री पे नहीं हो पाएगा। तो हमने तो नॉर्मल टेम्परेचर पे किया है ना इसको, आया ना? तो ये जो वॉल्यूम आया है N2, आप सीधा इसको मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते मोल कंसेप्ट लगा के। कि अगर आपको लग रहा है कि सर चलो मान लेते हैं 50 ml आया है, या 50, हाँ चलो 50 ml आया है, तो सर 22,400 ml का मास 28 ग्राम होता है। पर कब होता है ऐसा? एसटीपी पे। ये एसटीपी थोड़ी ना है। तो एसटीपी अगर नहीं होता तो वॉल्यूम भी ये नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्योंकि एसटीपी पे मतलब वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ रहे हैं क्या? टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें जो वॉल्यूम हमें मिला है डूमास मेथड से, उस वॉल्यूम को एसटीपी में कन्वर्ट करना है। उस वॉल्यूम को एसटीपी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ध्यान देना, ये वाला जो टॉपिक बताने वाला हूं ना, ये हमारे सिलेबस से हट चुका था पहले। मतलब गैस लॉज होते हैं, एक्चुअली चैप्टर था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, जो अब नहीं रहा है ना, वो हमारे बीच नहीं रहा। हाँ ठीक है, बट उसके कंसेप्ट आज भी हमें सताएंगे, है ना? तो वो क्या है? उसका एक जो लॉ है, वो बस लॉ समझना। सुनो इधर, वो बस लॉ समझना। वो लॉ क्या होता है? गैस लॉ क्या होता है? किसी भी गैस को आप P1 V1 बाई T1, ये उस गैस का प्रेशर है, उस समय का टेम्परेचर है, और उस समय का वॉल्यूम है। P1 V1 बाई T1, आप चेंज करोगे प्रेशर तो वॉल्यूम और टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। कहने का मतलब ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रेशर बढ़ाया आपने, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओवरऑल ये रेशियो का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। भले इंडिविजुअल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हुआ है, बट ओवरऑल जब ये रेशियो निकाला जाएगा वो हमेशा सेम होगा। T1 V1 by T1 इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही हमारा गैस लॉ होता है। PVT, ऐसा ऐसा लिखता है एक्चुअली इसको, PV by T is equals to constant. PV by T is a constant. रेशियो कांस्टेंट बोल रहा हूं, वैल्यू कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं। मतलब प्रेशर तो आपने बढ़ाया ना, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम घट जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, बट जो रेशियो आ रहा है ना तीनों का, वो हमेशा सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा। ठीक है, देखिए देखिए, एक के चेंज होने से, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। जैसे आप ऐसा समझो कि आप 2 into 5 करें, दो नंबर का आपने मल्टीप्लीकेशन किया, 2 into 5। आप 5 into 2 करो ना, मल्टीप्लीकेशन सेम आया ना, पर नंबर तो चेंज हुए ना। पहला नंबर 2 से बढ़ के 5 हो गया, दूसरा नंबर 5 से घट के 2 हो गया, तो नंबर चेंज हुए ना। वही मैं भी बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल वैल्यूज चेंज हुई है, बट द रेशियो इज हमेशा कांस्टेंट। क्लियर है ना? तो यही रेशियो, यही लॉ को यूज करके ना हम अपने जो वॉल्यूम आया है, जो एसटीपी पे नहीं है, उसको एसटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान देना, P1 V1 T1 और P2 V2 T2, ये स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड में P2 कितना होता है? 760 mm Hg। V2 कितना होता है? ये तो निकालना है ना। और ये तो हमें डूमास से मिल चुका है, ये नॉन स्टैंडर्ड है ना, जिसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। ये टेम्परेचर हमें पता रहेगा क्योंकि हम ही बना रहे हैं डूमास मेथड को, तो वहां का जो भी रूम टेम्परेचर होगा, हाँ जो भी होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको टेम्परेचर, ठीक है। और P1, अब P1 ये क्या है, आपके नाइट्रोजन गैस का प्रेशर। पर ध्यान से सुनना, जब ये नाइट्रोजन गैस यहां से ऐसे जाके ऊपर जाती है तो वो गैस हो जाती है गीली, मॉइस्ट। मॉइस्ट, अरे मॉइस्ट और ड्राई समझते हैं ना, तो वो क्या है, मॉइस्ट गैस है। तो मॉइस्ट गैस में मतलब पानी भी है, तो जो प्रेशर उसका आएगा वो अकेले नाइट्रोजन का नहीं होगा, उसमें पानी का भी दबाव रहेगा। कैसे, अरे भाई मॉइस्ट गैस और ड्राई गैस में फर्क है कि नहीं है? मॉइस्ट गैस में मॉइस्चर भी है तो वाटर का भी तो प्रेशर आएगा ना, तो वो करेक्ट प्रेशर नहीं होगा। उसको कहते हैं, पानी के प्रेशर को बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस, क्योंकि एक्वा मतलब पानी, टेंशन मतलब प्रेशर, ठीक है। तो एक्वस टेंशन को हमें माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर। मैं क्लियर? अरे हाया ना। तो अगर आपने बोला कि यहां का जो प्रेशर आ रहा है, यही वाले गैस का जो प्रेशर आ रहा है वो P है, P ऑफ Hg, तो उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा, तब ये होगा हमारा प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। नहीं, वाटर का एक स्टैंडर्ड निकाला हुआ है कि हाँ ये पानी का एक्वस टेंशन होता है। क्या चेंज? नहीं नहीं, एक लिक्विड कांस्टेंट है ना, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका प्रेशर निकाला है तो वो कांस्टेंट ही होगा हमेशा। रूम टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी भी गैस के साथ हो, एक्वस टेंशन एट रूम टेम्परेचर सेम रहेगा, वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो वही वैल्यू हम माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, क्लियर है? चलो इसके बारे में लिखते हैं नीचे। तो ये डायग्राम बना ली ना सभी, ठीक है। चलो नीचे लिखना, कैलकुलेशन, सीधा कैलकुलेशन लिखो, कैलकुलेशंस। इससे फॉर्मूला डिराइव कर देंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज। कैलकुलेशन, तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे? सपोज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन बी W ग्राम। सपोज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इज इक्वल्स टू W ग्राम। ये तो मैंने आपको पूरी दे दी, तो आप उसको मास निकाल लोगे, है ना, W ग्राम। और ये लास्ट में यूज होता है परसेंटेज निकालने के लिए, है ना, W ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ, हाँ अगला स्टेप, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, ये आपको डूमास से मिल जाएगा, ये तो सीधा दिख जाएगा ना आपको उसमें, क्या रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड लिखना VmL, VmL, बट ये किस टेम्परेचर पे है? रूम टेम्परेचर पे, VmL। नेक्स्ट लाइन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू PMM, ये हमने नाइट्रोजन का ही निकाला है बैरोमीटर से, जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट की है ना, उसको बैरोमीटर में डालेंगे, प्रेशर मिल जाएगा। बट इस प्रेशर में एक्वस टेंशन मिला हुआ है, इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट टाइम में लिखना, रूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस, स्मॉल टी लिया हूं, T डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 273 ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन, और आप पानी का तो टेंशन अलग अलग टेम्परेचर पे निकाल भी सकते हो एक्सपेरिमेंट कर करके, उसकी एक टेबल भी होती है जिसमें एक्वस टेंशन की वैल्यू लिखी होती है हर टेम्परेचर पे। क्या लिखे? एक्वस टेंशन एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू स्मॉल PMM, MM लिख रहा हूं ना, MMHg है वो एक्चुअली, ठीक है। यूनिट तो यही होता है मर्क्यूरी वाला प्रेशर का, MMHg या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बार, ठीक है। हाँ हाँ, PMM, स्मॉल PMM, है ना। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन गैस कैपिटल P माइनस स्मॉल PMM। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्ड वाला प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर तो वो ही है 760, है ना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम at experimental condition conversion of volume at experimental condition to the volume at STP. समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? STP में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ताकि STP में कन्वर्ट करके अपन उसको मास में कन्वर्ट कर दें. Conversion of the volume at experimental conditions to the volume at STP. चलो उसको करते हैं कन्वर्ट. तो यहां लिखना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, जिसको अपन नाम दे रहे हैं P1, V1, T1, और ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज. सॉरी, ओके, P1 कितना है हमारा? P माइनस स्मॉल p. ये तो है ना ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. और V1 क्या है? नहीं, हो गया. ये कहां से मिलेगा? 2 मास से. और T आपका क्या है? अपन ने लिया T डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और ये स्मॉल p इसी टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन है जो अपन ने माइनस कर दिया है. आगे बढ़े. इसकी वैल्यू तो हमको पता है 760 mm. P2 हमें निकालना है और T2 इज 273 केल्विन. अच्छा, इसको कन्वर्ट कर लेना ना केल्विन में. ठीक, तो मल्टीप्लाई थोड़ा कर रहे हैं, प्लस T ना. डन. अब ये कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे ना क्योंकि वैल्यूज नहीं पता है. ठीक है, बट सारी वैल्यूज पता होंगी तो V2 निकल जाएगा. ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी. सुन रहे हैं क्या? कि डूमास मेथड में इतना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ, एक्वस टेंशन उस टेम्परेचर पे इतना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है. तो ये वाला चीजें आपको दी रहेगी क्वेश्चन में. तो आपको निकालना स्टार्ट करना है V2 निकाल करके. एक बार V2 निकल गया तो अब आपको उस V2 को कन्वर्ट करना है मास में. एक बार मास निकल गया तो मास अपॉन W इंटू 100 आ गया परसेंटेज. हाँ वही P1 में हो गया. यहां तक लिख लिए. नीचे लिखाओ, नीचे लिखो अप्लाइंग गैस लॉ क्या पता वही होगा. अप्लाइंग गैस लॉ क्या लिखेंगे? P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2. इसमें आपको सारी चीजें नोन रहेंगी एक्सेप्ट V2. तो V2 हम निकाल लेंगे और ये V2 होगा नाइट्रोजन का वॉल्यूम एट STP. तो अब अगर आपको वॉल्यूम पता है STP में तो अपन वो मोल कंसेप्ट यूज करके उसका मास निकाल लेंगे. सुन रहे हो क्या? क्योंकि 22,400 ml N2 गैस का मास 28 ग्राम होता है. यहां से चालू करेंगे अपन. तो 1 ml का मास कितना होगा? 28 अपॉन 22,400 ml है, इसलिए मैं 22.4 को कन्वर्ट कर दिया ना ml में. ठीक है, और VML का कितना हो जाएगा? V2 ml का. तो 28 इंटू V2 अपॉन 22,400 इतना ग्राम आ जाएगा मास. आ गया मास. अब मास के बाद डिवाइडेड बाय W इंटू 100 आ गया परसेंटेज. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप लिखना. लिखो नेक्स्ट स्टेप. कन्वर्टिंग वॉल्यूम एट STP इंटू मास. पहले हमने नॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम को स्टैंडर्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट किया. अब उस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं. कन्वर्टिंग वॉल्यूम एट STP इंटू मास. ठीक है, तो नीचे लिखेंगे 22,400 ml ऑफ N2 गैस. 22,400 ml ऑफ N2 गैस at STP
वे इक्वल टू इट्स WEIGH, वे इक्वल टू इट्स molecular mass, वे इक्वल टू इट्स molecular mass, that is 28 ग्राम, that is 28 ग्राम. ये तो फिक्स होता है हमेशा. ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 हो जाता है. आपको बस मोलर मास निकालना है. क्या हो गया? 14 टू द 28 ना. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14. और N2 होता है ना गैस, तो 14 टू द 28 ग्राम. ठीक है. ओके, नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर V2 ml, देयरफॉर V2 ml जो अपन पीछे निकाल लेंगे, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2 करके अपन V2 निकाल लेंगे. Therefore V2 ml of नाइट्रोजन गैस will weigh कितना हो जाएगा? 28 upon 22,400 into V2 ग्राम. पहले 1 ग्राम का पहले 1 ml का निकाले और फिर उतने को मल्टीप्लाई कर दिए V2 से. क्लियर है? ये आ गया मास. अब बचा क्या लास्ट? परसेंटेज. परसेंटेज पे तो डिवाइड बाय W into 100 करना है बस. लास्ट स्टेप, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 28 into V2 अपॉन W into 22,400 into 100. ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया. क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं डूमास मेथड का. देखिए ये क्वेश्चन, इन डूमास मेथड क्या हो गया? जल्दी लिखो जल्दी. देखिए, इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, in Dumas method for estimation of nitrogen, comma 0.30 gram, 0.30 gram of an organic compound, ये क्या दिया हुआ है? 0.30 W of an organic compound gave 50 ml of nitrogen, 50 ml of nitrogen. ये क्या है? V की V2? V1 तो पूछा ही नहीं मैं. V या V2? V2 में तो कन्वर्ट करेंगे. ये तो वो रीडिंग है जो आती है ना सबसे पहले, देखो वो वाला VML. फिर उसको कन्वर्ट करेंगे ना V2 में. ये V2 यहां से मिलेगा आपको, यहां से. फिर वो V2 को मास में कन्वर्ट करेंगे. सुन रहे हैं क्या? ये है मास, इतना है मास एक्चुअली. फिर डिवाइड बाय W into 100 करके मास परसेंटेज आ जाएगा. ठीक है. हाँ 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin, ये क्या दिया हुआ है? T1. स्मॉल टी नहीं है. अगर स्मॉल टी होता तो डिग्री सेल्सियस में होता. पहले से 273 एडेड है. हाँ, एट 300 केल्विन
and 715 mm pressure. 715 15 बोला तो ये कौन सा है? P1 की P क्योंकि इसमें एक्वस टेंशन हटाना है ना। ये कौन सा है? P है ये। फिर P में से स्मॉल p माइनस करोगे तब P1 आएगा। तो एक्वस टेंशन दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट द percentage composition of nitrogen in the compound of nitrogen in the compound, full stop, given aqueous tension at 300 Kelvin, given aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mmHg, is 15 mm ही लिख लो बस, is 15 15 है ना। तो इसको माइनस करना पड़ेगा। किससे माइनस करोगे? 515 में से। तो ये आपका आ जाएगा P1। ठीक है, T1 ऑलरेडी दिया है 300, V1 आपको V दिया है, V1 दिया है, सॉरी 50, V2 नहीं दिया। जल्दी निकालो। गिवन लिखते चलो क्या क्या चीजें दी हुई है। W इज गिवन 0.30 ग्राम, और क्या दिया हुआ है? V1 इज गिवन 50 ml। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि P गिवन है 715 mm, स्मॉल p गिवन है एक्वस टेंशन 15 mm। तो इससे P1 आ जाएगा 715 माइनस 15, दैट इज 700 mm। T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, T2 तो एसटीपी वाला है, और V2 हमें निकालना है, और P2 भी तो एसटीपी वाला है। ठीक है, चलिए। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 इज 700, V1 इज 50 अपॉन T1 इज 300। चलो अच्छी बात है, अच्छा कैलकुलेशन हो रहा है। इनटू T2 को इधर ले आओ, 273, ये बिगाड़ दिया पूरा कैलकुलेशन, अपॉन P2 760। ठीक है, तो ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 1 0 1 0 कैंसल। और कुछ? अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा ना। 81, व्हाट एल्स? बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 81 इंटू 35 कर दो, 81 इंटू 35 5 40 3 24, तो 5 3 8 2 2 8 3 5 डिवाइडेड बाय 76। 76 से डिवाइड करते हैं, 7 का टेबल 3 टाइम्स में जाएगा, 4 में तो पार हो जाएगा। 7 6 सॉरी 3 6 18 का 8 कैरी 1, 21 प्लस 1 22, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 2 गया 5। हाँ अच्छा सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी, ये सब गड़बड़ हो गया। फिर क्या हो जाते? तो 91 इंटू 35, 3185। अभी सही है ना? अब ये शायद जा सकता है क्या 4 टाइम्स में?
दो तक ले लो। कितना? 41.9, ठीक है। सिंगल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 41.9 41.9 ml, ये एसटीपी में कन्वर्ट हो गया ना। अब 22,400 ml N2 गैस का मास है 28 ग्राम, तो 41.9 का कितना होगा? 28 अपॉन 22,400 इंटू 41.9, ये तो मास आ गया। सीधा परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 28 इंटू 41.9 डिवाइडेड बाय 22,400 इंटू डब्ल्यू कितना है? 0.30 इंटू 100। हाँ, फाइनल आंसर। पॉइंट हटा सकते हो ना वाला, 28 इंटू 41419 डिवाइडेड बाय 224 इंटू 3। फोर वन नाइन अपॉन 24 आ रहा है क्या? 419 अपॉन 24। एक बार में 24, आपका हो जाएगा रिमाइंडर 17। 9 नीचे ले लो। 24 6 7 7 7 4 28 का 8 कैरी 2, 14 प्लस 2 16। एलसीएम विल बी 11, सॉरी रिमाइंडर 11 110। ये जाएगा 48 48 डबल 3 4 4 टाइम्स में चला जाएगा ना। 48 96 लास्ट 140। 6 बार में जाएगा क्या? 24 6 24 का 4, हाँ तो 5, यही आंसर है। 17.45%। कितना नाइट्रोजन है? 4 6 आ रहा है, मतलब अगर थर्ड डिजिट निकालते तो डेफिनेटली 5 से बड़ी होती तो एक बढ़ा देते उसको, तो आंसर 17.46 है। ठीक है, चलेगा। क्लियर हुआ ये डूमास मेथड? मतलब जेल्डाल्स थोड़ा सा और टफ है, ठीक है। और वो लास्ट मेथड है, मतलब जेल्डाल्स, फिर ऑक्सीजन का लास्ट बचेगा बस। हाँ, एक मेथड भी है और वो माइनस वाला भी है कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर इफ एनी, परसेंटेज ऑफ हेलोजन इफ एनी, सबको माइनस कर दोगे तो आखिरी में जो कुछ बच रहा है अगर, तो ऑक्सीजन होगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका इसके भी इसका भी एक मेथड है, वो करेंगे। ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे चैप्टर ये वाला।